अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं बशर इकराम और आप देख रहे हैं दानिश टेक एंड बीस। व्यूअर्स, मेरे साथ आज तशरीफ रखते हैं तलहा सुहेल फारूकी। आप एक टेक्नोलॉजिस्ट हैं, डाटा साइंस एक्सपर्ट हैं, नेटवर्क इंजीनियर हैं और इसके अलावा बहुत सारी आईटी की ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। इंटरनेशनल बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ये काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा तफसीली तारुफ कराने से बेहतर है कि मैं तलहा भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो अपना डाटा साइंस के हवाले से हमें तारुफ करवाइएगा कि डेटा साइंस में कहाँ से काम स्टार्ट किया, फिर कैसे इसको प्रोसीड किया, ताकि जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और जो आईटी के स्टूडेंट्स हैं, वो ये जान सकें कि अगर उन्होंने डेटा साइंस को एज अ करियर पाथ अपनाना हो, तो किन स्टेप्स को उन्हें फॉलो करना चाहिए। जी, बशर इकराम भाई, बहुत शुक्रिया आपका। अ, मेरा ताल्लुक जो है वो इस वक्त करंटली आई एम वर्किंग विद नोकिया नेटवर्क्स एंड और मैं हम्म 5G एंड IoT प्लानिंग पे काम कर रहा हूँ। तो डेटा साइंस बुनियादी हम्म तौर पे जो है उससे जो मैं जुड़ा था वो 2016 में के अवाखिर में जुड़ा था। तो उस वक्त इस फील्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा आगाही थी, वो दस्तयाब भी नहीं थी और बहुत कम लोग इसके जो एक्सपर्ट्स पाए जाते थे। और मैंने उस वक़्त इसको देखना शुरू किया आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन के हवाले से। डेटा साइंस इस लिहाज से भी मेरे लिए बड़ी दिलचस्पी की चीज़ रही है कि जब हम नेटवर्क की बात करते हैं, फ्यूचर नेटवर्क जो टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, 5G की बात करते हैं हम्म या IoT की बात करते हैं, तो उसमें डेटा साइंस का बहुत बड़ा किरदार है। तो इस लिहाज से जब मैं इस जानिब माइल हुआ तो ज़ाहिर बात है कि अपनी जॉब के साथ अपने जो एग्ज़िस्टिंग करियर है उसके साथ इस चीज़ को लेके चलना इतना आसान नहीं होता। जिस तरह आप कोई स्टडी कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर या कोई अपनी जॉब कर रहा है तो उसके लिए इस चीज़ को अपने साथ लर्निंग के लिए लेके चलना और लर्निंग के हिसाब से अपने आप को अपने लिए वक़्त निकालना, मतलब ये बहुत मुश्किल बात होती। तो हम्म मैंने इसको सबसे पहले नंबर पे कुछ चीज़ों को मैंने देखा, इसको कुछ एक्सपर्ट्स को सुना, एक्सपर्ट से रब्ता किया, बहुत से डेटा साइंटिस्ट जो हैं वो उनको देखा, उनकी वीडियोस देखी, उनके आर्टिकल्स देखे, बुक्स पढ़ी और कुछ अच्छे लोग जिन तक अपनी रसाई हो सकती थी उनसे बात की। तो बुनियादी तौर पे हम्म मैंने अपने इस सारी जर्नी को जो अभी तक भी चल रही है चंद हिस्सों में तकसीम किया। सबसे पहले मैंने इसकी बेसिक्स को उस पे ग्रिप हासिल करने की कोशिश की। तो मैं ये समझूंगा कि मैं वही सारी चीज़ें बुनियादी तौर पे आपके साथ भी शेयर करता हूँ। हम्म जो डेटा साइंस की फील्ड में जो शख्स भी आना चाहता है या कोई शख्स भी आ रहा है तो उसके लिए सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि उसको मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इस लीनियर अलजेब्रा वगैरह जो है इसके ऊपर एक मुनासिब सी जो है वो ग्रिप होनी चाहिए। मुनासिब सी ग्रिप से सही। मुराद ये है कि वो इसको इनकी कॉन्सेप्ट्स का, इनकी रियल लाइफ इसकी इम्प्लीमेंटेशन का, इसकी एप्लीकेशंस हम्म का जो है वो पता होना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट जो है वो उसके लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर मीन्स कोई के शख्स बहुत इसका ज़्यादा पहले। इसकी मैथमेटिक्स में एक्सपर्ट हो जाता है तो ज़ाहिर बात है वो डीप लर्निंग वगैरह जो इसकी मज़ीद यानी गहराई में अगर जाना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। वो ज़ाहिर बात है सारे सारा मैथमेटिक्स। लेकिन मीन्स जो डेटा साइंस है ये ना कह वो सकते हैं बुनियादी कि तौर पे बहुत इंटर सारे। लेवल की स्टैटिस्टिक्स जो है वो आती हाँ, हो, मीन क्या है, मॉड क्या है, एवरेज क्या है, एग्जैक्टली, और एनालाइज कर सके एग्जैक्टली, डाटा को देख के, अगर उसमें से कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है तो कर सके। मतलब इंटर लेवल की, चले एग्जैक्टली, हम इसको पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेता हूँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि इंटर लेवल की कम से कम उसको स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स ये चीजें आती हैं। ठीक। बिल्कुल आनी चाहिए। और लीनियर अलजेब्रा है जैसे, असल में सबसे पहले एक हम्म और चीज़ है कि जैसे हर फील्ड हर शख्स के लिए नहीं होती, तो अगर कोई शख्स डेटा साइंस की फील्ड में अपने करियर को हम्म बनाना चाहता है, तो इसमें आना चाहता है, तो सबसे पहले नंबर पे उसको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि या तो हम्म वो इस चीज़ में अपने आप को देखे कि क्या मेरा मिजाज ऐसा है कि मैं जो खुश्क एक फॉर्मेट होता है डेटा का, क्या उसमें से कि मैं बड़ी कोई इंटरेस्टिंग और दिलचस्प किस्म की कुछ स्टोरी करने के काबिल हूँ, या मेरे लिए वो आसान है, हम्म या मेरे मिजाज के मुताबिक है या नहीं। क्योंकि देखें, डेटा जो है वो बुनियादी तौर पे वो एक बहुत मतलब अगर बहुत बड़े फॉर्म जो है मिकदार में आपके पास डेटा है वो मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में मौजूद है, तो वो डिजिट्स में मिसाल के तौर पे डिजिटल फॉर्मेट में मौजूद है, तो आप उससे किसी शख्स को कैसे कायल करेंगे, कंपनी को कैसे कायल करते हैं कि ये डेटा कहना क्या चाह रहा है। और बुनियादी तौर पे अगर वो कोई ऐसी पॉलिसी बना रहे हैं, जैसे आजकल हमारी जितनी भी कंपनीज हैं वो कह लें कि डेटा साइंस या डेटा ड्रिवन पॉलिसी जिसको आप कहते हैं, जो डेटा साइंस की बुनियाद पे ली गई स्ट्रेटेजी होती है, बुनियाद पे बनाई गई स्ट्रेटेजी होती है,
उसकी बुनियाद पे ये काम करते हैं। तो आप उसको कैसे कायल करेंगे या किस तरीके से जो है उसको बताएँगे कि आप क्या करें और किस तरीके से करें? तो इन चीज़ों हुँ, हुँ। के साथ जो है वो अपने आप को पहले देख लें कि अगर आपके लिए ये चीज़ें जो हैं वो हुँ, हुँ। कम्फ़र्ट हैं आप इसके साथ तो तब भी इस फ़ील्ड में आएँ। दूसरी चीज़ ये है कि डेटा साइंस के अंदर बहुत सारी चीज़ों का एक ब्लेंड है, यानी ये किसी एक चीज़ या 2-3 चीज़ों का मजमूआ नहीं, बल्कि बहुत सारी चीज़ों की थोड़ा-थोड़ा एसेंस मौजूद है इसमें। यानी इसमें आप मशीन लर्निंग का कुछ कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं, इसमें आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बातें हैं, इसमें जो क्लाउड का थोड़ा-सा टच है, इसके हवाले से ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें डेटा के साथ आपने खेलना होता है, डेटा इंजीनियरिंग है, उसके बाद आपकी बिज़नेस इंटेलिजेंस स्किल्स हैं। इस तरह की हुँ, मुख्तलिफ हुँ। छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मतलब कंबाइन करते हैं तो एक डेटा साइंस साइंटिस्ट जो है बुनियादी तौर पे बनता है। और ज़रूरी भी नहीं होता हुँ, कि जिस तरह आजकल अगर एक और चीज़ हम देखें, तो ऐसा नहीं हुँ, है हुँ। कि जो डेटा साइंटिस्ट है उसकी जॉब रिक्वायरमेंट या जॉब डिस्क्रिप्शन होती है वो उसके अंदर 50 लैंग्वेजेज़ लिखी हुई हैं और कोई 20 स्किल्स लिखी हुई हैं, 10 साल का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है। ऐसा नहीं होता। ऐसा शख्स अगर कोई दुनिया में मौजूद है, तो वो इस तरह की जॉब के लिए धक्के नहीं खा रहा होगा, बल्कि वो किसी एक अच्छी पोज़ीशन पे पहले ही बैठा होगा, उसके पास पहले ही लाइन लगी होगी। तो हुँ, हुँ। इस चीज़ को देख के भी परेशान नहीं होना कि अमूमन जो हुँ, जॉब डिस्क्रिप्शंस वगैरह आती हैं यहाँ पे इंटरनेट पे ये डेटा साइंस के हवाले से, वो बड़ी हुँ, हुँ। कह लें कि मिसलीडिंग भी होती हैं, एक लिहाज से। तो ये आप ये समझ लें कि ये ना तो इतना आसान है और ना ही ये हुँ, इतना मतलब मुश्किल जर्नी है। बस सही। इसके लिए यानी 1.5 से 2 साल का एक वक़्त काफ़ी होता है, आपको इसकी हुँ, बुनियादें हुँ। समझने के लिए जो आप डेली 2, 3, 4 घंटे अगर दे सकते हैं, तो बेसिक्स कंप्यूटर नॉलेज आपको हो, तो आप इसके ऊपर काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अभी तक जो मैंने कन्क्लूड किया है जो हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं ना आईटी के वो मेरे दिल के बहुत करीब हैं। मैं ये चाहता हूँ कि यार जब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो ना, उनको पाथ मिल जाए यार। वो उन्हें पता हो कि मैंने यार इधर को जाना है और वो अपनी सारी एफर्ट उसी तरफ लगाएँ ना। जिस तरह डॉक्टर्स होते हैं मेरे फ्रेंड्स हैं वो जब पढ़ रहे होते हैं तो कहते हैं जी मैंने कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, मैंने आई स्पेशलिस्ट बनना है, मैंने ये बनना है और जो आईटी वाले हैं, वो कह रहे होते हैं यार जो जॉब मिली हम कर लेंगे। तो ये बड़ा उन बेचारों के साथ फिर वो होता है, उस वक़्त उन पे प्रेशर होता है। पिछले शो में भी आपके साथ मैं इस बारे में बात कर रहा था। तो उनको मैं बार-बार ये चाहता हूँ कि उनके अंदर जिस तरह आपने कहा कि सबसे पहले तो उनके अंदर से फ़ियर निकाला जाए ना, फ़ियर निकाला जाए उनके अंदर से कि यार इतने ज़्यादा परेशान ना हो, आप अभी फ्रेश ग्रेजुएट हो, तो आप भी सीख लोगे साल डेढ़ साल लगा के अपना। तो यूनिवर्सिटी के साथ-साथ सीखते रहोगे तो हो सकता है आपका जो आखिरी साल है आप उसी में भी सीख लो। तो एक तो चीज़ आपने बता दी कि उनको मैथमेटिक्स की और स्टैटिस्टिक्स की बेसिक्स आनी चाहिए। आईसीएस करके या प्री इंजीनियरिंग करके आए होते हैं तो उन्होंने स्टैटिस्टिक्स भी पढ़ा होता है, यूनिवर्सिटी में अगेन पढ़ाया जाता है। मैथमेटिक्स वो पढ़ के भी आए होते हैं और उनको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और लीनियर अलजेब्रा और ये चीज़ें उनको दोबारा भी पढ़ाई जाती हैं। मैथमेटिक कैलकुलस के 2 कोर्सेज़ होते हैं हमारे जो आईटी से रिलेटेड जो लोग ग्रेजुएशन जी, जी, करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, ओके। उन्होंने मैथमेटिक्स और उसकी उन्होंने बेसिक्स सीख ली। अब दूसरे नंबर पर आ गए कि टूल कौन-सा यूज़ करें? मैं तो इस बात को शायद थोड़ा-सा समझता हूँ कि टूल ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता। हो सकता है कोई आर यूज़ कर रहा हो, कोई पाइथन यूज़ कर रहा हो, कोई सी शार्प की कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहा हो। तो आपके ख़्याल में इस वक़्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ कौन-सी चल रही हैं डेटा साइंस के हवाले से जिन पर ग्रिप होनी चाहिए? देखिए, बुनियादी तौर पे जो है वो आप किसी एक बड़ी लैंग्वेज का सहारा लेते हैं। तो ओके। अगर आप पूछते हैं तो मेरा ख़्याल है कि इस वक़्त टोटल 3 ऐसी लैंग्वेजेज़ हैं जिसके अंदर आपको जो है जिस पे आपको काम करना होता है। तो हुँ, उसमें हुँ। 2 तो ऐसी हैं कि इनमें से किसी एक का इंतख़ाब भी किया जा सकता है मतलब आगाज़ में। बाद में आप दूसरी को भी सीख सकते हैं अपने आपको अपस्किल करने के लिए। लेकिन हुँ, हुँ। स्टार्ट में अगर आप किसी एक पे भी स्टिक रहें तो भी काम चल जाता है। सबसे ओके। पहले तो इससे पहले लैंग्वेज या टूल वगैरह की बात करते हैं, इससे पहले मैं एक छोटी-सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा हुँ, कि हुँ। हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जो अमूमन मसला हमारे साथ भी आता रहा है, बाद में हमने सीखा और इसके अलावा चूँकि यहाँ पे कोई मेंटरशिप वाली तो बात है नहीं। चूँकि हम सारे अभी स्टूडेंट हैं और चीज़ें सीख रहे हैं, बस ये कुछ जो अपने साथ जो हमारा अपना एक्सपीरियंस हो जाता है या जो हम चीज़ें हुँ, भुगत चुके होते हैं, तो उसको थोड़ा-सा बस अपने अल्फ़ाज़ में बयान करने की कोशिश की जाती है। ना कि हुँ, हुँ। हम बाकायदा किसी को मेंटरशिप के साथ जो है मैं कम से कम बज़ाते खुद इसके खिलाफ हूँ। बस ये है कि जो आप जो कुछ सीख जाते हैं अपने थोड़े बहुत करियर में एक्सपीरियंस के साथ, तो वो आप अगर किसी को बता सकते हैं, तो बता दें तो ये एक अच्छी बात है। अदरवाइज़ जो प्रॉपरली मेंटरशिप अगर किसी से आपने करनी है, तो वो बाकायदा कोई ऐसा शख्स होना चाहिए, जो
इसके हर पहलू को और काफ़ी अरसे के साथ हम्म, इससे वाबस्ता हूँ। तो मतलब मैं अगर पाकिस्तान के अंदर बात करूँ तो हम्म। पाकिस्तान में ज़ीशान उस्मानी साहब हैं, ठीक है? जिशानुल जो हसन बल्कि उस्मानी साहब। जी, ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब अच्छा हैं, अच्छा। उनकी वीडियोज़ लोगों के लिए बड़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। हाँ उन्होंने ठीक है, जी कुछ जी, मैं सुना हुआ है उनका चंद जी। एक वीडियोज़, ठीक है? तो इस तरह की हम्म। चीज़ें हैं कि सबसे पहले नंबर पे ना अपने माइंड को हमें क्लियर करना है। तो जो ठीक, मैं मतलब आपको हमारे इंटरप्ट कर स्टूडेंट रहा भी हूँ, आ रहे आपने हैं। क्योंकि जिशानुल हसन उस्मानी साहब का आपने नाम जिक्र किया, तो मैं उनकी फेसबुक प्रोफाइल चेक करना चाहता हूँ। तो मैं अपने व्यूअर्स को भी बताना चाहूंगा कि वो कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। रिसेंटली उन्होंने अपनी पेड कंसल्टेंसी भी स्टार्ट की है। तो वो एक जी, मसरूफ आदमी है, मेरी उनसे कुछ मुलाकातें भी हुई हैं। तो वाकई डाटा साइंस के हवाले से जो पहले डाटा साइंटिस्ट को पाकिस्तान से मैं जानता हूँ, वो ही हैं। लेकिन वो भी प्रोमोट यूएसए के किसी चैनल ने उनके शो का, जब वो वायरल हुआ था क्लिप, तो लोगों को पता चला यार पाकिस्तान का कोई डाटा साइंटिस्ट है। सो तो यूएसए में थे, फिर बाद में पाकिस्तान में सेटल हो गए। तो अपने व्यूअर्स को मैं बताना चाहूंगा कि वो हेल्प भी करते हैं, कंसल्ट भी करते हैं। उनकी पेड कंसल्टेंसी होती है, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो अगर कोई अपने करियर पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना चाहता है, जो आपने 20 घंटे या 25 घंटे कहीं और इंटरनेट पे सर्च करके सीखना है, तो हो सकता है वो आपको 15 मिनट में सिखा दें। तो जिशानुल हसन उस्मानी साहब को जरूर जो है वो जरूर उनका जो है वो उनके साथ बात की जाए, कंसल्टेंसी ली जाए। और मैं उनकी प्रोफाइल का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। जी। बिल्कुल दुरुस्त है और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप खुद किसी एक चीज़ के बारे में ना इंटरनेट पे बहुत हम्म, ज़्यादा सब ब्राउज़िंग करते हैं, सर्च करते हैं, वीडियोज़ देखते हैं और आप किसी नतीजे पे नहीं पहुँच पाते। तो कोई हाँ एक्सपीरियंस जी। और जो आपका एक्सपर्ट आदमी होता है ना, वो आपको 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी बात समझा देता है। तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर हम्म, होता है। बजाए इसके कि हर चीज़ को आप खुद जो है वो सर्च करें, हर चीज़ को खुद करें और उसके ऊपर अपनी खुद की जो है वो बनाने की कोशिश करें। उससे बेहतर है कि अगर उस फ़ील्ड के अंदर कोई माहिर लोग पहले से मौजूद हैं, तो उनसे इस्तिफ़ादा कर ली जाए और आप अपनी स्किल्स को उसको सीखने में लगा दें, बजाए कि उसको तलाश करने में। तो एक हम्म, चीज़ ये है। अब चूँकि बात आई थी टूल्स की, तो टूल से पहले जो मैं ब बात ऐड करना चाह रहा था, वो ये था कि हमें सबसे पहले ये चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि हम हर चीज़ नहीं सीख सकते और हर चीज़ हम्म, हर शख़्स के लिए नहीं होती। यानी अभी हम ठीक है। देखते हैं कि बहुत सारी जो इमर्जिंग टेक्नोलॉज़ीज़ हैं, सारी की सारी अट्रैक्टिव हैं, सारी की सारी जो हैं उनमें जॉब्स मौजूद हैं, सारी की सारी जो हैं उनमें एक चार्म है, सब कुछ है। लेकिन क्या हर शख़्स हर चीज़ के अंदर एक्सपर्ट बन सकेगा? बल्कि ऐसा भी मुमकिन नहीं है कि कोई एक शख़्स सिर्फ़ एक चीज़ में भी जो है वो बहुत बड़ा एक्सपर्ट बने, बहुत ज़्यादा इसके लिए मेहनत चाहिए होती है। तो बिल्कुल। बेहतर यही है कि आप अगर किसी एक ट्रैक को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो पहले नंबर पे ट्रैक इंतख़ाब सोच समझ के करें, मशावरत के साथ हुँ, करें, अपने मिज़ाज को मद्देनज़र रख के करें और इसके लिए मैं तरतीब बताता हूँ कि तकरीबन 15 से 20 दिन अगर आप मुसलसल अपने आप पे इन्वेस्ट करें और जिस फ़ील्ड में आप जाना चाह रहे हैं, उन 2-3 फ़ील्ड्स को जो है वो शॉर्टलिस्ट करें, उस पे 5-5, 6-6 दिन एक फ़ील्ड पे मुसलसल लगाएँ और उसके बाद 2-3 दिन अपने ज़हन को खाली छोड़ें और उसके बाद जो है वो कागज़, पेंसिल या लैपटॉप, कंप्यूटर लेके बैठें और फिर एनालिसिस करें, 2-3 दिन लें बाकायदा हुँ, हुँ, और फिर उसके बाद जो आप अपने ज़हन से फ़ैसला करते हैं, उसको फिर किसी से कंसल्ट भी करें, ठीक है? ताकि वो हुँ, आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सके कि इन चीज़ों में क्या जो है फ्यूचर है और क्या इसका जो स्कोप है। तो जो इसके बाद फिर बारी आती है बाकी चीज़ें सीखने की। तो अब अगर हम किसी शख़्स ने डेटा साइंस चूँकि हमारी प्रोग्राम डेटा साइंस के ऊपर है, तो डेटा साइंस को अगर स्टार्ट करना चाह रहा है, तो जिस तरह मैंने पहले कहा कि हमें थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स जो है वो लेकिन थोड़ा बहुत से मुराद ये है कि बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट्स के साथ। कॉन्सेप्ट्स इस कदर क्लियर होने चाहिए कि जैसे किसी शख़्स को 2 जमा 2 4 में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसी तरह उसको जो है बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि पाइथन है, 3 लैंग्वेजेज़ हैं बुनियादी तौर पे जो डेटा साइंस में बड़ी बुनियादी अहमियत रखती हैं। बाकी इसके अलावा विविध तहाशा जो है फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, लाइब्रेरीज़ मौजूद हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे ये 3 लैंग्वेजेज़ हैं जो एक बुनियादी पिलर है। नंबर 1 तो पाइथन है, दूसरे नंबर पे आर है और तीसरे नंबर पे सीक्वल है। तो जो इन ओ तीनों में से आपने बुनियादी तौर पे जो पहलू हैं, पाइथन या आर, उसमें अगर मेरा एक्सपीरियंस पूछते हैं तो मैं पाइथन को तरजीह देता हूँ। पाइथन जो है वो मल्टीपर्पज़ लैंग्वेज भी है। पाइथन जो है आपकी मशीन लर्निंग में भी बड़ा काम आएगी, एआई में भी काम आती है और निस्बतन नए बंदे के लिए सीखना भी आसान है। ज़रूरी नहीं कि ये फ्रेश ग्रेजुएट्स करें, बल्कि ऐसा शख्स जो कंप्यूटर एंथुसियास्ट है या कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ में बड़ी इंटरेस्ट रखता है, उसको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, तो वो हुँ, भी अगर पाइथन सीखना चाहे तो वो भी स्टार्ट कर सकता है। सिंटैक्स इसका बड़ा सिंपल है वगैरह, वगैरह। तो जी, उसके बाद मैं जब वो आपको इसमें यहाँ पे अच्छा इंटरप्ट कर लूँ एक्सपीरियंस अगर हासिल कर इजाज़त दें ले तो सिर्फ़ आर 1 मिनट के सीखने में लिए? हर्ज नहीं है। ठीक है।
आर पे बात करते हैं, यहीं जी, से जी। आर से बात को शुरू करते हैं। तो मैं आपके साथ सिर्फ छोटी सी एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि एक दफा मैं एक मोबाइल ऐप पे काम कर रहा था। तो मुझे डॉक्टर्स का डाटा चाहिए था और एक वेबसाइट के ऊपर तकरीबन कोई 6000 डॉक्टर्स का डाटा पड़ा था। मुझे डॉक्टर्स के नेम और उनकी स्पेशलिटी चाहिए थी अपने पर्सनल एक कह लें कि साइड प्रोजेक्ट के लिए। तो मैंने सोचा यार इतना सारा डाटा है, मैं कहाँ इसको एंटर करता रहूंगा। इंटरनेट पे सर्च किया, पता चला कि जी पाइथन में सोल्यूशन है। मैंने कोई 2-4 घंटे लगा के एक स्क्रैपर लिखा, उसने सारा डाटा उठाया और डीबी में उसको इंसर्ट कर लिया। तो इस बात को कोट करने का सिर्फ मकसद है कि पाइथन इतनी पावरफुल लैंग्वेज है, खास तौर पे जहाँ पे आपको डाटा के साथ कुछ करना है। डाटा कहीं पे सेंड करना है, डाटा आपने रिसीव करना है और आपको स्क्रैपर चाहिए, आपने डाटा को कहीं से लेके आना है और डाटा के ऊपर कोई एनालिसिस परफॉर्म करने हैं। और मैंने खुद फिर अपने थीसिस के लिए बाद में पाइथन को यूज़ किया, डाटा सेट्स के ऊपर जी। ऑपरेशन परफॉर्म किए। तो बहुत पावरफुल लैंग्वेज है और फिर सीक्वल पे भी थोड़ा बहुत काम किया। अलबत्ता आर मेरे लिए एक नई चीज़ है, तो आप उसके बारे में बताना चाह रहे थे, तो मैं सुनना चाहूँगा। जी, जी। तो ये मैं कह रहा था कि पाइथन बुनियादी तौर पर सीखते हैं, तो अगर आप सिर्फ़ इसी के ऊपर काम करना चाहेंगे तो भी काफ़ी है। आर आप सारे मतलब उसके बाद आप आर के ऊपर नहीं भी काम करते तो कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर कोई शख़्स चाहता है और उसकी लैंग्वेज सीखने की एबिलिटी अच्छी है, लैंग्वेज सीख हुँ, सकता हुँ। है। हाँ, तो उस वक़्त जो है वो अपना आर के साथ भी जो है वो काम कर सकता है, आर भी सीख सकता है जहाँ पे उसने पाइथन सीखी। लेकिन पहली बुनियादी बात ये है कि वो पाइथन पे काम करे और उसके बाद जो है वो आर और दीगर लैंग्वेजेज़ की तरफ मूव हो। बुनियादी तौर पे जब आप इन टूल्स के साथ काम करते हैं तो बेतहाशा लाइब्रेरीज़ आपको मिलती हैं, बेतहाशा छोटे-छोटे टूल्स मिलते हैं और लैंग्वेजेज़ आती हैं और जिन पे हुँ, आप हुँ। काम करके अपने काम को मज़ीद जो है वो आसान बनाते हैं, ठीक है? तो ये बुनियादी तौर पे कोई जो आपका करियर का जो आगाज़ है या जो आप पहला स्टेप लेते हैं, वो बुनियादी तौर पे पाइथन से लेते हैं। तो पाइथन जो है वो ठीक। आप समझिए पहली सीढ़ी है। इसके बगैर ना तो डेटा साइंस है कुछ, ना ही आप मशीन लर्निंग में कुछ कर सकते हैं, ना एआई में कुछ कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि डेटा साइंस में मशीन लर्निंग का एक बहुत बड़ा किरदार है और बहुत मतलब बुनियादी किरदार है। तो जो है आपने मशीन लर्निंग पे काम करना है। ये और भी कुछ लैंग्वेजेज़ हैं जिस तरह पुरानी लैंग्वेजेज़ जिस पे वो काम करवाते हैं। लेकिन जो है वो सिर्फ़ सिखाने की हद तक मामलात हो सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे पाइथन ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो जिस पे आप काम करें, एक तो आपके लिए आसानी है और मेरा ख़्याल है कि आजकल ये सीखना मुश्किल भी नहीं है। यूट्यूब भरी पड़ी है इनके ट्यूटोरियल से और मुख़्तलिफ़ सोर्स मौजूद हैं जहाँ से आप ऑनलाइन बड़ी आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो यहाँ तक तो बात ही कि टूल्स की। उसके बाद जो है लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि आपको माइंडसेट जो है वो यानी अपने ज़हन के अंदर ये बात क्लियर करनी है कि मैंने जाना किस साइड पे है। बीच में 6 महीने हुँ, के हुँ। बाद एक चीज़ छोड़ के दूसरे जंप, तीसरे पे जंप, चौथे पे जंप, तो ठीक है। 2-3 साल के बाद आपके पास कुछ भी नहीं होगा। अलबत्ता सबका थोड़ा-थोड़ा जो है नॉलेज मौजूद होगा लेकिन कोई एक प्रोजेक्ट आप नहीं कर पाएँगे। सही। ठीक है, सबसे पहले तो हमने बात कर ली कि मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, उसके बाद एज़ अ स्टार्टर पैकेज आप सीक्वल सीख लें और उसके साथ आप पाइथन सीख लें। और मैं ऐड करना चाहूँगा जी, सीक्वल तो इसलिए भी ज़रूरी है ना कि अक्सर ये होता है कि जो आपके पास डाटा होता है वो डेटाबेस की फॉर्म में होता है। तो आप बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकेंगे, पाइथन से तो आप उसके डाटा के एनालिसिस करेंगे ना, कोई किसी किस्म का। तो समटाइम इस तरह होता है कि आपको जी, सीक्वल को ही यूज़ करते हुए आपको डाटा को देखना पड़ता है। तो डाटा को देखने के लिए सीक्वल की भी ठीक है, 2 लैंग्वेजेज़ होगी, उसके बाद आपने कहा जब आप ये 2 सीख चुके हैं तो उसके बाद आप आर की तरफ मूव करें। अच्छा, डाटा जब आपको सबसे पहले डाटा साइंसेज़ में आप आते हैं तो आपको काम करने के लिए डाटा चाहिए सबसे पहले। टूल्स हो गए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए, अब हमें चाहिए डाटा। जिस डाटा को यूज़ करते हुए हम उसे सीखेंगे और कोई मतलब अच्छा प्रोजेक्ट कर सकें, कोई वैलिड डाटा हो ताकि हम अपनी एक स्टूडेंट अपनी प्रोफाइल में ऐड कर सकें कि मैंने जी इस डाटा के ऊपर ये एनालिसिस परफॉर्म किए हैं। तो डाटा इम्पोर्टेंट है, डाटा सेट्स कहाँ से मिलेंगे? जी डेटा सेट के लिए जो सबसे मेरा ख़्याल है कि सबसे बेहतरीन जो जगह है वो कैगल, ठीक है? वहाँ पे आपको एक तो डेटा सेट भी मिलते हैं, वहाँ पे आपको हेल्प भी मिलती है, कंबाइंड प्रोजेक्ट्स भी मिलते हैं, उसके बाद सिखाने वाले लोग भी मिलते हैं और वो ऐसी हुँ, हुँ। कम्युनिटी है कि जो डेटा साइंस कैगल के बगैर कोई डेटा साइंस इनकम्प्लीट है। ख़ास तौर पे अगर कोई बिगिनर है तो सीखने के लिए जो है वो कैगल से बेहतर प्लेटफ़ॉर्म जो है वो मुझे तो नहीं मिला। हुँ, कैगल हुँ। पे आप काम करते हैं एक तो अगर उस पे आपको रिकॉग्निशन भी मिलती है यानी आपके लेवल जो है वो अ, आपका लेवल अपग्रेड होता है यानी आप जो है वो एक्सपर्ट से मास्टर या हुँ, हुँ। ग्रैंड मास्टर तक जाते हैं तो मतलब बहुत कम ग्रैंड मास्टर दुनिया में उँगलियों पे गिने जा सकते हैं। मास्टर्स भी चंद 100 के करीब हैं, चंद
1000 पाकिस्तान में तकरीबन एक या 2 लोग हैं जो कैगल मास्टर के रैंक पे पहुँचे। तो यानी सीखने की हद तक तो वो बहुत ज़बरदस्त है। बस कुछ प्रोजेक्ट्स में उसमें रिवार्ड्स भी हैं, लेकिन वो रिवार्ड्स आजकल उस कदर उतने नहीं रहे जितने आज से कोई 5-6 साल पहले थे या 7 साल पहले थे। लेकिन बहरहाल सीखने की हद तक अगर आप देखें तो वो आज भी उतना ही यूज़फुल है जितना वो 8 साल पहले था, बल्कि उससे ज़्यादा है, ज़्यादा लोग मौजूद हैं, ज़्यादा कंट्रीब्यूशन मिलता है वो आपको मतलब मिल जाते हैं, कंट्रीब्यूटर्स मिल जाते हैं सीखने के लिए। तो डेटा सेट्स के लिए तो इसके अलावा कोई भी शख्स ये काम कर रहा है तो उसको कोड्स के लिए गिटहब है, वो उसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। वहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिलती है, बहुत सारे कोड्स जो हैं उनका प्रोजेक्ट्स के कोड मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये सारी मतलब ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको इस्तेमाल करते हुए यानी आजकल में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जो आपके लिए फेक जो है वो डेटा जो क्लिक कर सकते हैं। रिसेंटली भी चंद एक आए अच्छा। हैं, तो उनको अगर आप गूगल पे सर्च करें तो आपको चंद एक सॉफ्टवेयर मिल जाएँगे, लेकिन उसको क्रिएट करने से पहले अगर बने-बनाए डेटा सेट से अगर आप काम चला रहे हैं, उसके बाद फिर आप खुद भी डेटा जो है वो जनरेट कर सकते हैं फेक। आपको पता होगा कि मुझे किस तरह का डेटा चाहिए, मुझे किस फॉर्मेट में डेटा चाहिए, यानी उसमें क्या होना चाहिए मुझे जो चाहिए, जो इस वक़्त अवेलेबल नहीं है मैं वहाँ से क्रिएट करूँ। तो यानी बेतहाशा अभी डेटा सेट हासिल करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं रहा। ओके, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स हो गए, कॉन्सेप्ट्स के बाद लैंग्वेजेज़ होगी पाइथन एंड सीक्वल एंड आर हो गई, उसके बाद टूल्स और जो टूल्स हैं और टेक्नोलॉजीज़ की बात हो गई। उसके बाद आपने बताया कि डेटा सेट कहाँ से मिले, डेटा सेट मिलेगा उसको केगल से और जो अगर वहाँ से नहीं मिलता कोई डेटा सेट स्पेसिफिक चाहिए, तो फेक डेटा सेट आप लर्निंग के लिए उसको जनरेट करके उससे सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। जी, अब आते हैं हमारा जो इस शो का असल थीम है, वो ये है कि लोगों को रोज़गार कमाने के इनेबल किया जाए, उनको रास्ता बताया जाए जिसको इस्तेमाल करते हुए वो अपने लिए रोज़गार कमा सकें। तो मुझे ये बताएँ कि डेटा साइंस की जॉब्स की क्या सूरत-ए-हाल है इंटरनेशनल मार्केट में? जॉब्स कैसी हैं? फ्रीलांसिंग वर्ल्ड में कैसी इसकी जॉब्स हैं? मतलब एक अच्छा डेटा साइंटिस्ट कितना कमा लेता है? तो बहुत सारे लोगों के लिए कोई नई चीज़ सीखने के लिए जो मोटिवेशन होती है, वो पैसे ही होते हैं, कि अगर मैं ये चीज़ सीख लूँगा तो मैं इससे जी। कितने पैसे कमा सकता हूँ। तो वो ज़रा उस बारे में कुछ बताइए? जी, डेटा साइंस की जो एवरेज सैलरी कही जाती है वो तकरीबन 130 से 160 के दरमियान एवरेज कही जाती है यूएस के अंदर जो मतलब होता है। लेकिन मैं इसको इतना दुरुस्त इसलिए नहीं मानता कि वहाँ पे जो एवरेज सैलरी निकालने का जो तरीकाकार है या जो मामलात हैं, एक तो नंबर 1 कि मैं यूएस मार्केट में जो है वो इस तरीके से काम नहीं किया। तो ये इसके यानी कि अलावा जितने सुना बता है, दें के देखा साथ है और इस पे मैंने हमारे यहाँ मंथली होता काम है, किया है। वो लोग ईयरली कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना वो इसको। आपने जी, बताया जी, कि पर एनम यानी $130,000 सालाना वो सैलरी की पर बात ईयर, करें। 130,000 पर 1,30,000 ईयर। से 1,60 यानी ये कही जाती है, अमूमन इतनी सैलरी मिल जाती है। लेकिन अगर ठीक हम है। इन सारी चीज़ों से कतई नज़र एक और चीज़ को भी देखें, तो डेटा साइंस हुँ, के जो हुँ। प्रोजेक्ट्स हैं, जो फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं, तो वो आप एक और बड़ी इसमें ज़बरदस्त बात है नए सीखने वालों के लिए कि ज़रूरी नहीं कि आप एंड डेटा साइंटिस्ट बन जाएँ, तो आपको तभी जॉब मिलेगी, ख़ास तौर पे फ्रीलांसिंग में। अभी तो तकरीबन 8 से 10 पाथ आ चुके हैं। मज़ीद उसको उन्होंने छोटा-छोटा स्लाइसेस में तक़सीम करके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में तक़सीम किया हुआ है। जैसे सिर्फ डेटा साइंटिस्ट नहीं है, डेटा एनालिस्ट भी हो सकता है आपका। उसके अलावा इसमें बिग डाटा पे काम करने वाले लोग हैं, डाटा विजुअलाइज़ेशन के लोग बिज़नेस हैं। तो इंटेलिजेंस हो मतलब सकती है। एक डेटा साइंस की जो ह्यूज फील्ड है, उसको उन्होंने छोटे-छोटे स हाँ, बिज़नेस इंटेलिजेंस पे अगर आप देखें, तो वो भी काम किया जा सकता है। तो हुँ, ये हुँ। छोटी-छोटी ऐसी डेटा एनालिस्ट की जो है वो फील्ड हो सकती है, फिर डेटा साइंटिस्ट है, यानी हर एक अपना-अपना काम है। यानी ये प्रोग्राम हमारा छोटा है, हम इसको एक-एक की डिटेल में नहीं जाते। लेकिन हुँ, अगर हुँ। आप सिर्फ पाइथन पे कोई एक एक्सपर्टी या कोई स्क्रिप्ट लिखना या कोई इस तरह का काम करना जान जान चुके हैं, ठीक है? तो हुँ, हुँ। इसके बाद भी आपके पास चांसेज़ हैं कि आप अपने आप को फ्रीलांस मार्केट में फेंक दें। साथ-साथ लिखना शुरू कर दें और साथ-साथ अपने आप को वहाँ पे भी अपग्रेड करना शुरू कर दें। अगर तो कोई प्रोजेक्ट मिल गया, तो वेरी गुड, नहीं तो हुँ, हुँ। एक्सपीरियंस के लिए यही काफ़ी है कि आप देखना शुरू कर देते हैं फ्रीलांस मार्केट को कि वहाँ किस तरह का काम हो रहा है, किन चीज़ों की डिमांड है, वही टूल और लैंग्वेज हुँ, सीख लें। बुनियादी तौर पे चीज़ तो पाइथन है या आर है या ये सीक्वल या इस तरह की बड़ी चंद एक लैंग्वेजेज़ हैं। उसके हुँ, बाद हुँ। तो बाकी सारे मामला छोटे-छोटे टूल्स हैं, आप चंद एक दिन लगा के उन पे थोड़ा-सा एक्सपीरियंस जो है वो ले लें
और चीज़ें सीखना उस पे काम करना शुरू करें। और चूँकि पाकिस्तान की मार्केट के अंदर तो इसका कोई ख़ास काम नहीं है, तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी कंपनीज़ के छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, वो एक डेटा क्लीनिंग का प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको। फिर यानी आपके पास डेटा एनालिस्ट छोटा-मोटा एक मतलब कह लें कि काम मिल सकता है आपको। तो इस तरह के चंद एक चीज़ें हैं जो आपको जो है मिल जाती हैं। डेटा कलेक्शन यानी स्क्रैपिंग का जो काम मिल सकता है आपको। तो डेटा पाइपलाइन रेडी करने का एज़ ए डेटा इंजीनियर जो है वो आप छोटे-मोटे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। तो यानी पहले दिन से आप डेटा साइंटिस्ट बन भी नहीं सकते ना, कोई भी कंपनी आपको पहले से उठा के और आपकी यानी आपके कह लें कि फैसले पे या आपकी अंडरस्टैंडिंग पे तो वो कोई फैसला नहीं करेगी, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बना सकती ना। तो हुँ, हुँ। वो इस तरीके से स्ट्रैटेजी तो नहीं बनाएँगे कि आप कहने पे एक बिलियन डॉलर कंपनी गई कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च करें या ना करें, वो आपके कहने पे नहीं करेंगे। या बड़ा छोटे हुँ, लेवल हुँ। पे चीज़ें देखनी पड़ती हैं, छोटे-छोटे प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं, एनएलपी के प्रोजेक्ट, मशीन लर्निंग के बेताशा प्रोजेक्ट्स आते हैं। तो अपने आप को ये देखें, तो डेटा साइंटिस्ट बुनियादी तौर पे शुरू में मैं भी यही समझता था कि डेटा साइंटिस्ट बुनियादी तौर पे किसी भी कंपनी को बता देगा, भई आप इस तरह कर लें, वो इस तरह कर लेगी, आप ऐसे नहीं करें तो ऐसे कर लें, वो वैसे कर लेगी, ऐसा नहीं होता। हुँ, तो ना ही इस लेवल पे आपकी कोई जो है वो तब तक जब तक आपकी एक एस्टेब्लिश नहीं हो जाते, उसके बाद फिर उन्होंने अपने हिसाब से देखना होता है, अपने फाइनेंस के डिपार्टमेंट को देखना है, अपने डिसीजन डिपार्टमेंट, पॉलिसी हुँ, मेकिंग हुँ। डिपार्टमेंट को देखना है, उसका फैसला होता है। तो मतलब छोटी सतह पे भी ये एक अच्छी बात ये है कि छोटी सतह पे भी आप काम करके पैसे कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने 3 साल लगाने के बाद ही पैसे कमाने हैं। मेरा ख़्याल ये है कि अगर एवरेज स्टूडेंट 8 से 12 माह यानी अगर अच्छे तरीके से लगा ले, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, तो पैसे हुँ, कमाने हुँ। के काबिल हो जाता है। कुछ इससे अच्छा। पहले भी हो जाते हैं, कुछ इससे 1-2 हुँ, महीने के बाद भी। लेकिन 8 से 12 माह अगर कंटीन्यूअसली कोई शख्स 2 से 3 घंटे या 4 घंटे डेली के देना शुरू कर दे और हुँ, हुँ। वो इस काबिल हो जाता है कि वो छोटा-मोटा प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग का या मतलब डेटा क्लीनिंग का, इस तरह का प्रोजेक्ट करने के काबिल हो सकता है। ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच काफ़ी सीखने को मिला मुझे। तो जो हमारे सुनने वाले हैं उनके लिए मैं एक दफ़ा शो के एंड में इसको समराइज़ कर देता हूँ। तो एक तो ज़रा मुझे भी याद हो जाएगा कि मैंने क्या कुछ सीखा और ये स्टेप्स अगर मुझे किसी को कम्युनिकेट करना हो मैं उसे बता सकूँगा। तो सबसे पहले आपने कहा कि इंटर लेवल का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स को अंडरस्टैंड कर लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। इन उसके बाद एक चीज़ लैंग्वेजेज़ की इंटर लेवल का नहीं जी, इंटरमीडिएट सतह का इंटरमीडिएट सतह मुराद ये होता है कि एक होता है बिगिनर, एक एक्सपर्ट और एक इंटरमीडिएट, ये वो वाला इंटरमीडिएट दरमियाने है। से दरमियाने दर्जे का, जी, ठीक है, जी, जी। ठीक है, ठीक है। दरमियाने से दर्जे का जो है वो उनको मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की अंडरस्टैंडिंग हो, उसके अलावा उन्होंने जो लैंग्वेजेज़ सीखनी है सीक्वल सीखें और पाइथन सीखें और उसके बाद अगर वो उनको ज़रूरत पड़े और वो सीखना चाहें तो फिर वो उसके बाद आर सीखें। स्टार्ट वो पाइथन से करें और इसके अलावा आपने कहा कि फेक डेटा सेट्स जनरेट करने के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं और गूगल पे बहुत सारे डेटा सेट्स पड़े हुए हैं। डेटा वहाँ से लेके उसके ऊपर एनालिसिस परफॉर्म की जा सकते हैं। उसके बाद हमने बात की कि जॉब्स की, तो आपने बताया कि मार्केट में जॉब्स हैं और लाज़मी नहीं है कि आप डेटा साइंटिस्ट बने तो आपको जॉब्स गेट कर सकते हैं, बल्कि उससे पहले ही डेटा स्क्रैपिंग है और डेटा कलेक्शन है और इस तरह के कोई भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो करके मतलब जो डेटा से रिलेटेड हैं, कि जब आप सीख रहे हैं तो उन प्रोजेक्ट्स पे काम करके पैसे भी कमाए जा सकते हैं और अपना लर्निंग एक्सपीरियंस को बूस्ट भी किया जा सकता है। तो मैं आपके एंड से चाहूँगा कोई क्लोजिंग कमेंट्स जो हमारे फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं और जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कंप्यूटर साइंस की फील्ड में भी स्टूडेंट्स हैं, तो उनके लिए आप डेटा साइंस के हवाले से अपने कोई क्लोजिंग कमेंट्स दे दीजिए, फिर आज के शो का हम अख्ताम करते हैं। हाँ, बस उनके लिए सिर्फ़ एक बात है जो मैंने सीखी है अपने मैंने इससे आपसे पहले 1-2 दफ़ा ज़िक्र हुआ कि इसका मुझे नुकसान भी हुआ है, लेकिन ये सीखने के हुँ, बाद हुँ। मुझे कुछ फ़ायदा भी हुआ है। ये चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि डोंट रश इंटू द थिंग्स कि मतलब हर चीज़ को ग्रैब करने की कोशिश मत करें आगाज़ में हुँ, हुँ। और बल्कि स्टेप वाइज़ चलें और मेंटरशिप जो है अगर आपको किसी अच्छे शख़्स की नहीं दस्तयाब, तो कम से कम आप हुँ, अपने तौर पे भी ये जो है वो चीज़ें चेक कर सकते हैं। बहुत सारा मवाद मौजूद है, 3-4 अच्छे लोगों को सुनने के बाद फैसला कर सकते हैं कि ये दुरुस्त है या नहीं। किसी हुँ, एक हुँ। जो है लर्निंग साइट को पकड़ लें, तकरीबन सारी एक जैसी होती हैं। मसलन मैथमेटिक्स सीखने के लिए खान अकेडमी बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद आपके पास कोर्सेरा है, आपके पास यूडेसिटी अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कोड यूडेमी। अकेडमी है और
हाँ, यूडेमी को मैं इतना रेट नहीं करता इस मसले में। कुछ चीज़ें उसकी ठीक हैं है। क्योंकि उसमें बेतहाशा कोर्सेज़ मौजूद हैं, तो वो आपको सिलेक्शन हुँ, हुँ। करने में थोड़ा मसला होता है, वरना उस पे बहुत अच्छे कोर्सेज़ हैं। तो उससे बेहतर ये है कि ओके। कोर्सेरा पे चले जाएँ, ईडीएक्स पे चले जाएँ और हाँ, अगर आपको कोई रिकमेंड कर देता है कि यूडेमी पे ये वाला कोर्स बहुत अच्छा है, तो आप ज़रूर लें। और इसके अलावा जो जो कोड कैंप है, फ्री कोड कैंप के नाम से, डेटा कैंप के नाम से हुँ, सॉरी, हुँ। डेटा कैंप के नाम से जो एक साइट है, वो इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। उनकी एक बड़ी मैसिव ट्रेनिंग है, जो मैंने भी हुँ, ली है। हुँ। वो तकरीबन 80 प्लस आवर्स की डेटा साइंस की प्रॉपर प्रोजेक्ट के साथ ट्रेनिंग है और बड़ी हाइली सही। रिकमेंडेड है। और इस तरह की ये चंद एक साइट्स हैं, इनके अलावा भी बेतहाशा साइट्स हैं, लेकिन ठीक। इतनी ही काफ़ी हैं। अगर आप इनके ऊपर ही अगर अपने आप को देखें तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़े से पैसे हुँ, खर्च करें और स्टिक हो जाएँ किसी एक कोर्स के ऊपर, उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको स्किप मत करें। ना ग्रेड देखें, ना सर्टिफ़िकेट देखें, बल्कि आप जब तक उसको क्लियर नहीं करते उसको मत छोड़ें। जी। और मैं सिर्फ़ उस इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि प्रोग्रामिंग वही है जब आप कंपाइलर पर हैं। मतलब जब आप अपनी आईडी पे बैठे हुए कोड कर रहे हैं तो प्रोग्रामिंग और लर्निंग वही है। वही आपको आगे लेके जाती है और वही आपको सिखाती है। बहुत सारी चीज़ें ठीक है इम्पोर्टेंट होती हैं, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम आप उसके ऊपर स्पेंड करेंगे कोडिंग के दौरान और वही आपको सिखाएगी। ठीक है जी, ये था हमारा आज का शो। थैंक यू सो वेरी मच तलहा सुहेल फारूकी। काफ़ी कुछ सीखने को मुझे भी मिला और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो भी काफ़ी कुछ इससे सीख पाएँगे। तो जितनी भी आपने वेबसाइट्स का ज़िक्र किया, उनका लिंक मैं इस शो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले शो में। अल्लाह हाफ़िज़।